माई सेल्फ आनंद सर फ्रॉम कोटा राजस्थान, योर फिजिक्स मेंटोर। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था स्प्रिंग मास सिस्टम का, वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम का हमने बात किया था। आज हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। एक स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, हमने एक ब्लॉक लिया है जिसका मास m है, ठीक है, इसका मास m है और इसका इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो इसमें देखते हैं अब क्या होगा। ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन। इस पॉइंट के ऊपर सारे फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस्ड हैं। अब हम क्या करते हैं, इसे x डिस्प्लेस करते हैं। इसे जब हम x डिस्प्लेस करेंगे, यानी जब ये ब्लॉक इस पोजीशन पर आएगा तो इसके ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। इस डायरेक्शन में एक स्प्रिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा a, ठीक है। तो इनिशियली ये किस पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अब हम क्या करते हैं, स्प्रिंग को स्प्रिंग पोजीशन से आगे की तरफ खींचते हैं। तो प्रैक्टिकली आप लोग जानते हैं कि स्प्रिंग क्या है, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन एक फोर्स लगाएगी जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो ये रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, रीस्टोरिंग फोर्स in spring due to displacement of block from mean position is रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया, Fr इज इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू एक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, Fr इज इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू एक्स। अब एक्सिलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स तो हमें पता चल चुका है। तो इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो एक्सिलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन प्रोड्यूस्ड होगी वो क्या हो जाएगा, एक्सिलरेशन इज इक्वल टू Fr अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक, Fr अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक। तो यह एक्सिलरेशन हो जाएगा माइनस k बाय एक्स इंटू एम, या तो एक्सिलरेशन इज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ k बाय एम इंटू एक्स। और हम इसे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेट करते हैं SHM के स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने से हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय एम। देयरफॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर k बाय एम, यानी कि जो SHM होगा
यानी जब हम इसे डिस्प्लेस करेंगे, इस मास स्प्रिंग मास सिस्टम को जब हम डिस्प्लेस करेंगे तो ये SHM को शो करेगा। ये हमें कहाँ से प्रूफ हो रहा है? ये हमें इस इक्वेशन से प्रूफ हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स रहे और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो, तो देन दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशंस इज नोन एज SHM। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम हो SHM शो करेगा, और उस SHM की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा रहेगी वो क्या हो जाएगी? √K/m। ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ G, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर इंडिपेंडेंट है। पिछले केस जो हमने वर्टिकल लिया था वहाँ पर भी इंडिपेंडेंट ऑफ G था, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट ऑफ G। इसे ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब यहाँ पर हमारे पास देयरफॉर जब ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम क्या हो जाएगा? T = 2π/ओमेगा। तो यहाँ से आ गया T = 2π/ओमेगा। ओमेगा क्या? √K/m। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? √m/k, ठीक है। T = 2π√m/k, ठीक है। अगर सिंगल स्प्रिंग दिया हुआ T = 2π√m/k। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, एक स्प्रिंग देने की जगह पर कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग हमारे सामने ला करके रखते हैं। तो अगर कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग हमारे पास गिवन है तो उस समय हम जो इक्वेशन आएगा हमारा T = 2π√मास ऑफ ब्लॉक अपॉन K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2π√m × K इक्विवेलेंट। ये किस लिए होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। जब हमारे पास स्प्रिंग कॉम्बिनेशन रहेगा तो हम किसका यूज करेंगे? K इक्विवेलेंट का यूज करेंगे। चलिए ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब हम कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के कुछ केसेस के बारे में स्टडी करते हैं कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग रहे तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हेडिंग दीजिए केस ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन इन SHM। केस ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन in SHM। केस ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन इन SHM, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम, फर्स्ट हमारा केस है, दो ही टाइप के केस रहते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन इसमें क्या है? एक स्प्रिंग के एंड से दूसरे स्प्रिंग का इनिशियल पॉइंट जब कनेक्टेड रहता है तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज
कॉम्बिनेशन ये किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 हो गया और दूसरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 हो गया। तो अब हमें K इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो इनका हम क्या फाइंड किए, K इक्विवेलेंट। मान लेते हैं कि इन दोनों के स्प्रिंग को मिला करके हमारे पास क्या कोई एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे अगर कहीं हम इसे x डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या है, ये x1 डिस्प्लेस हुआ मान लो, और ये इसमें इलोंगेशन आ गया x2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। लेकिन इसमें जो फोर्सेस रहेंगे वो सारे सेम रहेंगे। अगर हम यहाँ पर F फोर्स लगा रहे हैं तो हमारे जो फोर्स यहाँ भी लगेंगे वो F लगेगा, और यहाँ भी जो फोर्स लगेगा वो F ही लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K1x1 इज इक्वल टू K2x2 इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू x। ठीक है, वही x हमने इसे एक्सटेंड कर दिया है, x हम इसे एक्सटेंड किए तो फोर्स हमारा सेम फोर्स लगने से अगर इसमें भी हम F फोर्स लगाएंगे तो जितना ये दोनों मिल करके एक्सटेंड करेंगे, जितना ये दोनों स्प्रिंग मिल करके एक्सटेंड करेंगे, उतना ही ये अकेला K इक्विवेलेंट जो है एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इतना। तो अब हम x1 और x2 की वैल्यू को पुट करते हैं। x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू F अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, F अपॉन K1 प्लस x2 की वैल्यू क्या लिख देंगे, F अपॉन K2। यहाँ पर क्या है, F कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस डॉट डॉट। अगर इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 से ज़्यादा स्प्रिंग रहेगा तो इस फार्मूले से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जितने स्प्रिंग रहेगा उतने स्प्रिंग हम इन्वर्स करके जोड़ते जाएंगे। 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3 प्लस 1 अपॉन K4। ये किसके लिए हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ध्यान रखिएगा ये जो है ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है। चलिए ठीक है, इसमें हमने क्या किया एक बार फिर से देखते हैं। देखिए हमारे पास पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक स्प्रिंग के एंड से दूसरे स्प्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्टेड रहता है। जैसे ये स्प्रिंग स्टार्ट हुआ, ये स्प्रिंग यहाँ एंड हो रहा है, तो यहाँ पर दूसरा स्प्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट हो गया, फिर उससे एम मास यहाँ कनेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, इसे हम एक्सटेंड करते हैं, एफ फोर्स लगाते हैं। तो मान लो इसमें टोटल एक्सपेंशन जो हो एक्स हुआ, तो इस स्प्रिंग में एक्सपेंशन x1 हुआ, इस स्प्रिंग में एक्सपेंशन x2 हुआ है। लेकिन हम जो फोर्स F लगाए वो पूरे के पूरा स्प्रिंग में, आइडियल स्प्रिंग हम बोल रहे हैं, तो ये आइडियल स्प्रिंग है, तो इससे पूरा का फोर्स जो है सेम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, और हमने इन दोनों स्प्रिंग के बदले, ये दोनों स्प्रिंग के बदले हमने एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग यहाँ पर लिया। इक्विवेलेंट स्प्रिंग में का मतलब हुआ कि अगर हम F फोर्स लगा करके इसमें जितना एक्सपेंशन हो रहा है, अगर हम उतना ही फोर्स यहाँ पर लगाएंगे तो इसमें भी सेम उतना ही एक्सपेंशन होना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो हम ये पता है कि F इज इक्वल टू ये सेम फोर्स है, तो इसमें x1 एक्सपेंशन हुआ है तो K1 इंटू x1, इसमें x2 एक्सपेंशन हुआ है तो K2 इंटू x2 इज इक्वल टू क्या है F, और इसमें x एक्सपेंड हुआ है तो K इक्विवेलेंट इंटू x क्या हो गया, F हो गया। यहाँ से हमने पुट कर दिया x की वैल्यू F अपॉन K इक्विवेलेंट, x1 की वैल्यू F अपॉन K1 और x2 की वैल्यू F अपॉन K2, और हमारा जो रिजल्ट आया K इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में वो क्या आ गया, 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3, दैट आगे की तरफ ये चलता रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये देखते हैं स्प्रिंग के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हमारे पास दो स्प्रिंग है, दोनों का एंड पॉइंट एक जगह पर रहेगा और स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह पर, एक लेयर पर कनेक्टेड है और एंड पॉइंट एक जगह पर है। यहाँ पर m है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन होता है या तो इलोंगेशन के या तो कंप्रेशन के, वो हमेशा सेम होगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ इलोंगेशन ही सेम होना चाहिए, मतलब डिफॉर्मेशन सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों स्प्रिंग में सिर्फ और सिर्फ डिफॉर्मेशन, हम आगे के केसेस में देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन ही हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं इसके बारे में। भाई हो सकता है किसी एक स्प्रिंग में इलोंगेशन हो रहा है, किसी एक स्प्रिंग में कंप्रेशन हो रहा है। मेनली हमें बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि डिफॉर्मेशन जो हो रहा हो स्प्रिंग में, वो दोनों ही स्प्रिंग में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक फोर्स लगाया F। हमने F फोर्स से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, पहले से हमने F फोर्स से आगे खींचा, तो इसमें एक्सपेंशन कितना हुआ, x हो गया। तो इसमें एक्सटेंशन कितना हुआ, x1 हुआ, और इसमें एक्सटेंशन कितना हो गया, x2। और ये रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ F1 लगा रहा है, ये रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है F2। ठीक है, हमने इसी के इक्विवेलेंट एक स्प्रिंग कांस्टेंट लिया, ये स्प्रिंग लिया, जो क्या है, इसका के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो जब हम इस पर फोर्स F लगाएंगे तो यहाँ पर भी जो रिप्रेजेंट प्रोड्यूस्ड होगा F होगा, वो क्या हो गया, के इक्विवेलेंट, इसमें भी x इलोंगेशन हुआ, के इक्विवेलेंट इंटू x। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है, कि F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या कंडीशन है कि डिफॉर्मेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, F1 को क्या लिखेंगे, इसमें x1 इलोंगेशन हुआ और ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, K1 x1 प्लस K2 x2, और ये क्या हो गया, के इक्विवेलेंट इंटू एक्स। लेकिन अगर ये x नीचे जाएगा तो ये x1, ये भी x एलोंगेट होगा और ये भी x एलोंगेट होगा, यानी इस कंडीशन में क्या है, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, K1 प्लस K2। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा स्प्रिंग हमारे पास है, दो या दो से ज़्यादा स्प्रिंग जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो हम इसे सिंपली ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, यहाँ से कनेक्टेड है दो और स्प्रिंग कांस्टेंट कनेक्टेड हैं।
ठीक है, ये क्या हो गया, K2 हो गया, और ये क्या हो गया, K3, और नीचे मास m है। आपको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ब्लॉक। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ब्लॉक। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ब्लॉक। ठीक है, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करने के लिए जाएंगे, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो सिंपल सा देख रहा है, एक सिंगल स्प्रिंग नहीं है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है। तो आपको अभी बताया गया, कुछ देर पहले मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, जब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग हो तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, के इक्विवेलेंट का। T इज इक्वल टू 2π√m/k इक्विवेलेंट। तो हम यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है। यहाँ पर किसका यूज किया गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का यूज किया गया है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का यूज किया गया, तो T इज इक्वल टू 2π हो गया √m/k इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये दोनों क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, और ये दोनों मिल करके इसके साथ सीरीज में है। तो हम यहाँ पर इस स्प्रिंग के बदले इसको हम रिड्यूस डायग्राम बना सकते हैं। इसके बदले हम यहाँ डायग्राम बना सकते हैं, ये K1 हो गया, और इसके बदले जो आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट K' वो क्या हो जाएगा, पैरेलल में है, तो ये क्या हो गया, K2 + K3। तो यहाँ पर नीचे जो आ गया एक स्प्रिंग, वो क्या हो गया, K2 + K3, और ये क्या है, जो ब्लॉक है वो m मास का ब्लॉक लगा हुआ। अब इस स्प्रिंग को भी कन्वर्ट करना चाहेंगे के इक्विवेलेंट में, तो जो इस स्प्रिंग को जब हम के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया के इक्विवेलेंट। अब जब हम के इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, यहाँ पर फाइंड करते हैं, के इक्विवेलेंट हम फाइंड करने के लिए जाएंगे, तो ये किस में आ रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 + 1/k2 + K3, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो LCM होगा वो हमारा आ जाएगा K1 × K2 + K3, और ऊपर जो आ जाएगा, ऊपर आएगा इधर K2 K2 + K3 + K1, ठीक है। और यहाँ से हमारा के इक्विवेलेंट जो आ गया, अब यहाँ से जो हमारा के इक्विवेलेंट आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं, जो हमारा के इक्विवेलेंट आ जाएगा वो डायरेक्टली हम लिख देंगे K1 × K2 + K3 अपॉन K1 + K2 + K3। यहाँ पर हमारा के इक्विवेलेंट आ गया। और जब हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, हम जानते हैं टाइम पीरियड क्या होगा, T इज इक्वल टू 2π√m/k इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आ गया T इज इक्वल टू 2π, नाउ T इज इक्वल टू 2π√m/k इक्विवेलेंट, ठीक है। और इस वैल्यू को यहाँ पर के इक्विवेलेंट को यहाँ पुट कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। एक बार फिर से देखते हैं हमने इस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन किया। हमारे पास जो सिस्टम दिया हुआ है उसमें ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग दिया हुआ है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में जानते हैं T इज इक्वल टू 2π√m/k इक्विवेलेंट। तो इस स्प्रिंग को हम सिंगल के इक्विवेलेंट में लाने का हमने कोशिश किया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों का
पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका जो इक्विवेलेंट होगा K डैश वो क्या हो जाएगा K2 प्लस K3 लिख दिया। फिर अब हमारे पास क्या आ गया K1 और इन दोनों का इक्विवेलेंट K2 प्लस K3। अब इन तीनों का हमने इक्विवेलेंट निकाला और ये हमारा कुछ इक्विवेलेंट आ गया, क्योंकि ये सीरीज में है तो 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिखा हमने 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस K3। तो यहाँ से आ गया K1 K2 प्लस K3 और ये कुछ एलसीएम आ गई। तो इसको हमने अब K इक्विवेलेंट क्या होगा K1 इंटू K2 प्लस K3 अपन K1 प्लस K2 प्लस K3। और अब T इज इक्वल टू क्या हो गया, T इज इक्वल टू 2π√m अपन K इक्विवेलेंट, यहाँ K इक्विवेलेंट की पुट कीजिए और ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। K1 हो गया और ये क्या हो गया K2। ठीक है, K1 और K2 हो गया। तो अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आपको जो टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन में बताएगा उसमें तो कोई इस टाइप का नहीं है, लेकिन वहाँ पर हमने एक लाइन बोला था डिफॉर्मेशन सेम होना चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर ये यहाँ पर x जो है कंप्रेस होगा तो ये इलोंगेट भी कितना होगा, x होगा। अगर ये x कंप्रेस होगा तो ये जो है x क्या होगा, एलोंगेट होगा। तो ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम यहाँ से फाइंड करना चाहेंगे के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल के केस में हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं तो के इक्विवेलेंट आ गया K1 प्लस K2। अब हमें यहाँ से टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड क्या होता है √m/K इक्विवेलेंट। तो यहाँ से जो आंसर आ गया वो आ गया T इज इक्वल टू 2π√m/K T इज इक्वल टू 2π√m/K1 प्लस K2। के इक्विवेलेंट क्या है, T इज इक्वल टू 2π√m/K1 प्लस K2। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, एक बार नोट कीजिए फिर आगे देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो बोर्ड में हो, चाहे नीट में हो, चाहे जेईई में हो, जेई में आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सफिशिएंट कॉन्सेप्ट था, इससे ज़्यादा का यूज नहीं होगा। ठीक है, बाकी
एक और मेथड से, एनर्जी मेथड से भी इस क्वेश्चन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को हम सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको आगे चल करके बताया जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम एंड इट्स इक्वेशन। एंगुलर एसएचएम एंड इट्स इक्वेशन। नॉर्मली जो हमारा लीनियर एसएचएम होता है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो हमारा लीनियर एसएचएम होता है वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं हम y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। यहाँ पर y डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड को, एम्पलीट्यूड। और y किसे रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t। ठीक है, तो अब देखिए एक हमारे पास एसएचएम है, एक हमारे पास पेंडुलम है जो यहाँ से एसएचएम कर रहा है। ठीक है, इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ तक आ रहा है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये लेंथ इसका L है और ये एंगल जो है फाई है। ये लीनियरली कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? ये A, ये जो एम्पलीट्यूड जो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये y है, ये हम कह सकते हैं ये प्लस y तक आ रहा है, ये जो है y हो गया, प्लस a तक आ रहा है और इस डायरेक्शन में ये जो है ये माइनस a है, यानी इधर क्या है? ये माइनस a तक आ रहा है। तो ये हो गया प्लस फाइव और ये हो गया माइनस फाइव। ठीक है, अब किसी भी टाइम t पर, एट एनी टाइम t पर ये किस पोजीशन पर है? थीटा पर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया? इसे y बोल दिया, y लेंथ पर है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, अगर a जो है हमारा लीनियर एम्पलीट्यूड है, ये क्योंकि हम कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये क्या है? मीन पोजीशन। और ये यहाँ पर क्या हो गया? एक्सट्रीम पोजीशन। ये हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, ये लीनियर एसएचएम ए है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ए है, तो ये क्या हो जाएगा? फाइव। ये क्या हो जाएगा? एंगुलर एसएचएम। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये भी क्या है? मैक्सिमम एंगल कवर्ड बाय द एसएचएम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो है वो कितना है? y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ a है, तो l a को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर a इज इक्वल टू लिख सकते हैं l इंटू फाई। ठीक है, जो कि यहाँ पर फाई क्या कहलाएगा? एंगुलर एम्पलीट्यूड। फाई क्या कहलाएगा? एंगुलर एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो हम यहाँ पर y क्या कहे है? एट एनी टाइम t पर ये y डिस्प्लेसमेंट पर है, तो एंगल कितना पर है? थीटा ऑफ एंगल पर है, तो y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? l इंटू थीटा। अब इन दोनों को हम यहाँ पर अगर पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू l इंटू थीटा इज इक्वल टू l इंटू फाई। यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। तो L से L कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया थीटा इज इक्वल टू फाइव इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। यही क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ एंगुलर, ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए
यहाँ पर क्या है, थीटा इज इक्वल टू फाई साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, ये इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम हो गया। तो यहाँ पर जो है फाई जो है हमारा, फाई जो होगा, फाई जो है हमारा एंगुलर एम्पलीट्यूड होगा, एंगुलर एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। और ओमेगा जो रहेगी, ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर जी बाय एल, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर जी बाय एल, क्योंकि एसएचएम का जो टाइम पीरियड होता है वो रूट अंडर जी बाय एल है, चाहे, और ये फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, रूट अंडर जी बाय एल हो जाएगी। अब हमें फाइंड करनी, चलिए इक्वेशन तो हमें इक्वेशन तो पता चल गया, अगर हम फाइंड करना चाहें एंगुलर स्पीड तो क्या होगा। अब क्या चाहिए, हमें एंगुलर स्पीड चाहिए, क्योंकि हमें एसएचएम की वेलोसिटी पता थी, लीनियर वेलोसिटी थी, तो उस तरह से हमें एंगुलर स्पीड चाहिए। तो एंगुलर स्पीड क्या हो गया, थीटा डॉट को हम लिख सकते हैं डी थीटा बाय डी टी। तो यहाँ पर इसे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा फाई साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, और ओमेगा इसका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा फाई इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। यहीं पर अगर हम एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड करना चाहेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन तो थीटा डबल डॉट ये क्या हो जाएगा, डी बाय डी थीटा ऑफ थीटा डॉट, तो ये हो जाएगा हमारे पास फाई ओमेगा कॉस का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, और ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू फाई साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये साइन ऑफ ओमेगा टी, फाई साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा क्या है, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, ये डबल डॉट क्या है, डबल डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो फिर हम इसे लिखेंगे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। और आप सबको पता है ये क्या हो गया, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, ठीक है। ये क्या हो गया, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, ये हो गया बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। एक बार देख लेते हैं, हमारे पास थीटा इज इक्वल टू फाई साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा हो गया, एंगुलर स्पीड फाइंड करना चाहा, हमने टाइम के रेस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट किया, ये आ गया फाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। एंगुलर एक्सीलरेशन हमने फाइंड करना चाहा, फिर इस एंगुलर स्पीड को डिफरेंशिएट किया, आ गया ओमेगा स्क्वायर फाई साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। इन दोनों फाई साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा को हमने क्या रख दिया, थीटा, तो यहाँ पर डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यही क्या हमारा बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, ठीक है। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम रोकते हैं, आगे का रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।